अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तेरे मेरे दरमियान नावल का आज मैं पार्ट लास्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। वो इन तीनों पे एक तल्ख निगाह डालता तेज़ कदमों से लाउंज अबूर कर गया तो सिसकती हुई मोमिना आंसू बहाती माँ के सीने से लगते हुए बिलक बिलक के रो पड़ी। इसे यूं ज़ारो कतार रोता देख के अनाबिया भी तड़प के बहन से आ लगी। मुझे माफ़ कर दें आपी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। शर्मिंदगी और दुख का एहसास इसे अंदर ही अंदर मारे दे रहा था, जबकि लब भींचे मुतासिफ से एहसान फ़ारूक की समझ में नहीं आ रहा था वह आज किन अल्फाज में अपनी प्यारी बेटी की तशफ़ी करवाएं। वो लान में किताबें लेके पढ़ने के इरादे से बैठी थी, मगर जहन कल से इतना बोझल हो रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थक कर इसने बिला आखिर किताबें बंद कर दी थी और कुछ कुर्सी की पूछ से सर टिकाए हुए आंखें मूंद लीं। गेट से अंदर आते तैमूर की नज़र अपने बाएं जानिब मौजूद लान में बैठी अनाबिया पे पड़ी तो वो उनका हाल अहवाल पूछने की नीयत से इसकी तरफ चला आया, लेकिन इसे आंखें मूंदे देख के वो बेख्तियार कुछ फासले पे रुक गया था। गहरी सोच की परछाइयाँ इसके शफाफ चेहरे पे साफ दिखी जा सकती थीं। बेख्तियार तैमूर को पिछले ऐसे बहुत से मौके याद आए थे जब इसकी अजनबियत, इसकी खफगी, इसकी परेशानी और इसकी खिफ़त के बेशुमार रंग तैमूर को एक आईना लगा था, जिसके ज़रिए देखने वाला इसके अंदर का हाल बआसानी पढ़ सकता था। और ऐसे बोलते चेहरों के बारे में अमूमन ही कहा जाता है कि इनके ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद नहीं पाया जाता, क्योंकि वो अपने ख़यालात को मुनाफ़िक़त की चादर नहीं पहना सकते। इसके चेहरे पे फैले सोचों के जाल से निगाहें चुराते हुए वो खामोशी से वापस पलटने को था कि वो एक गहरी सांस लेते हुए अनाबिया ने आंखें खोल दी थीं और तैमूर को देख के सरहद से सीधी हुई बैठी थी। तैमूर साहब, इसके पुकारने पे तैमूर ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम। अनाबिया ने एक नरम सी मुस्कुराहट के साथ इसे सलाम किया तो तैमूर का दिल न जाने क्यों खिल सा गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मैं इसी का पूछने के लिए आपकी तरफ आया था, लेकिन फिर आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वो लान में अपनी मौजूदगी की वजह बयान करते हुए बोला, मबादा वो गलत समझते हुए बुरा ना मान जाए। अल्लाह का शुक्र है रात तक इसकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। और उनके ज़िक्र पर ना चाहते हुए भी अनाबिया के लहजे और चेहरे पर अफसुर्दगी धर आई, जिसे वो इन निगाहों से देखते हुए पूछे बिना ना रह सका। खैर तो है? आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। इसके सवाल पे अनाबिया ने कदरे चौंकते हुए अपने मुकाबिल खड़े तैमूर मिनहाज की तरफ देखा और बेख्तियार इसे लड़ता झगड़ता तंजिया बातें करता आदिल याद आया था। नहीं, बस यूं ही ज़रा सर में दर्द हो रहा था। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली तो तैमूर इसके टालने पे खामोश हो गया। मैंने दरअसल आपको इसलिए रोका था कि आपके पैसे लौटा सकूं। वो धीमे लहजे में बोली। तैमूर उलझ सा गया। कौन से पैसे? वो जो कल आपने ऑन के। मिस अनाबिया, मानता हूँ कि आप खासी खुददार लड़की हैं वाक़या हुई हैं, लेकिन कल मैंने जो भी किया एहसान साहब की फ़ैमिली के लिए किया, क्योंकि मैं आप लोगों को किसी गैर नहीं समझता। हाँ, अगर आप समझती हों तो और बात है। इसकी बात काटते हुए वो संजीदा लहजे में बोला तो अनाबिया सटपटा सी गई। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ़ ये कहना आपका जो भी मतलब था, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे आपकी बात से दुख पहुंचा है। इसकी बात काट कर एक बार फिर सख्ती से बोला, आई एम सॉरी, इट्स ऑल राइट। नरम लहजे में कहता वो पलट कर आगे बढ़ गया तो नाबिया की आंखें ना चाहते हुए भी इसकी चौड़ी पुश्त पे जम सी गईं। अचानक तैमूर ने पलट कर अनाबिया की जानिब देखा। इस अपनायत के लिए शुक्रिया, मुस्कुराकर कहते हुए वो पलट कर अंदर की जानिब बढ़। अनाबिया भी धीरे से मुस्कुरा दी। इस वाक़ये के बाद अनाबिया और तैमूर के दरमियान ख़ायल की दीवार गिर गई थी। साथ ही एक दूसरे के लिए दोनों की राय में भी वाज़िया तब्दीली आई थी। अनाबिया ये जान गई थी कि तैमूर सिर्फ दिखावे की हद तक अच्छा नहीं, बल्कि हकीकतन एक सुलझा हुआ इंसान है, जबकि तैमूर भी ये समझ गया था कि जिसे वो अनाबिया की बदतहज़ीबी समझ रहा था,
साथ ही एक दूसरे के लिए दोनों की राय में भी तब्दीली आई थी। अनाबिया ये जान गई थी कि तैमूर सिर्फ दिखावे की हद तक अच्छा नहीं बल्कि हकीकतन एक सुलझा हुआ इंसान है, जबकि तैमूर भी ये समझ गया था कि जिसे वो अनाबिया की बदतहज़ीबी समझ रहा था वो दरअसल इसका गुरेज था, क्योंकि इनके दरमियान इस्तवार होने वाली बेतकल्लफ़ी के बावजूद वो ताहाल तैमूर से एक फ़ासला रख के बात करती थी। इसका यूँ ख़ुद को संभाल कर सलीके और एतमाद से बात करना तैमूर को बेहद अच्छा लगता था। वो ख़ुद भी बेहद पुरएतमाद और नफीस शख्सियत का मालिक था। इतनी अमारत और वजाहत के बावजूद इसमें गरूर या बदलिहाजी नाम को नहीं थी, लेकिन वो हर काम हद में रह कर करना पसंद करता था और दूसरों को भी अपनी हद में देखना चाहता था। मगर इसका ताल्लुक़ जिस क्लास से था वहाँ सिन्फ़ नाजुक हर हद पार करने पर तुली रहती थी, जो इसे एक आँख नहीं भाता था। ऐसे में अनाबिया की ज़ात अपने इनफरादी अंदाज़ के साथ इसे सब से अलग लगी थी। इसके गिर्द मौजूद भेड़ चाल से यकसर मुख्तलिफ एक अजीब सी कशिश थी जो तैमूर को अनाबिया के लिए महसूस होने लगी थी। इसे देखना, इससे बात करना इसे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अभी ये सवाल इसने ख़ुद से नहीं किया था। लेकिन जब वीकेंड पे वो इस्लामाबाद गया और शीरी बेगम ने अपनी भतीजी माहीन के हवाले से इससे सवाल किया तो वो एक लम्हे के लिए चुप सा हो गया। माहीन? इसने अचंभे से माँ की तरफ देखा। यकलख्त इसे माहीन के बदले हुए अंदाज याद आने लगे जो वो पिछले कई माह से नोट कर रहा था। मुसलसल खामोशी ने इनके लबों पे मौजूद मुस्कुराहट गायब कर दी। मैंने ऐसा कब कहा? इसने बेबसी से माँ का चेहरा देखा। लेकिन मेरे जहन में जो तस्वुर लाइफ पार्टनर का है, माहीन इससे दूर दूर तक मैच नहीं करती। वो साफ गोई से बोला तो शीरी बेगम की भवें तन गई। और तुम्हारे जहन में लाइफ पार्टनर का क्या तस्वुर है? इन्होंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में सवाल किया तो छम से अनाबिया एहसान का सरापा इसकी आंखों में उतर आया। मैंने कुछ पूछा है तैमूर? इसकी खामोशी पे इन्होंने नागवारी से कहा तो वो इस इंकशाफ से मिलने वाले झटके से बमुश्किल तमाम खुद को संभालते हुए झिल्ला उठा। प्लीज़ मम्मी, क्या आपके लिए ये काफ़ी नहीं कि मुझे माहीन इस लिहाज से पसंद नहीं? नहीं, और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम अपनी इस तसव्वुराती दुनिया से बाहर निकल के प्रैक्टिकल अंदाज में सोचने लगो। वो सख्त लहजे में अपनी बात कहकर कमरे से बाहर निकल गई तो तैमूर मारे गुस्से के लब भींच कर रह गया। अनाबिया बेटा, मैंने तैमूर को रात के खाने पे रोक लिया है, इसलिए थोड़ा बहुत एहतमाम कर लेना। वो कंप्यूटर के आगे बैठी कुछ काम कर रही थी जब एहसान साहब ने इसके कमरे में दाखिल होते हुए इसे मतला किया। ऑन वाले वाक़े के बाद एहसान, फ़ारूक और असमत जहां दिल से तैमूर की अच्छाई के मुतरफ़ हो गए थे, और अच्छी बात ये थी कि अब अनाबिया को भी अपने वालिदैन की इस पसंदीदगी से कोई इख्तलाफ ना था। जब ये एहसान साहब की इस अचानक फरमाइश पे वो बिना कुछ कहे इस बात में सर हिलाती किचन में चली आई थी, जहां असमत बेगम पहले से मौजूद थी। इनसे पूछने के बाद कि इतनी जल्दी किन डिशेस का इजाफ़ा किया जाए, वो फ़ौरन काम में लग गई थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद इसने खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दिया था। आंटी, इतने एहतमाम की क्या ज़रूरत थी? जो भी बना हुआ था खा लेता। तैमूर ने कुर्सी खींचते हुए टेबल पे निगाह दौड़ाई, जहाँ 3-4 डिशेस के साथ रायता और सलाद भी सजा हुआ था। कहाँ एहतमाम किया है बेटा? बल्कि बिया तो कह रही थी कि हमें तैमूर की सही तरह से दावत करनी चाहिए। असमत जहां ने अपनी धुन में किचन में होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया तो अनाबिया गड़बड़ा गई। बेख्तियार इसकी नज़रें तैमूर की जानिब उठी थीं, जो मुस्कुराते हुए इसे ही देख रहा था। वो शर्मिंदा होगी, क्यों नहीं, लेकिन फिर सारी कुकिंग अनाबिया को करनी पड़ेगी। इसके हाथ से डिश लेते हुए तैमूर ने खुशदिली से कहा तो असमत बेगम मुस्कुरा दी। अच्छा, इसने खुशगवार हैरत के साथ अनाबिया की जानिब देखा। बेख्तियार इसका ध्यान माहीन की जानिब गया था, जो कमोबेश अनाबिया की ही हम उम्र थी, लेकिन इसे ढंग का एक कप चाय का भी बनाना नहीं आता था। खाना बेहद लजीज था। तैमूर ने खूब सैर होके खाया था, ऊपर से घर जैसा अपनायत भरा माहौल। तैमूर ने बहुत दिनों बाद इतना अच्छा वक्त गुजारा था। खाने के बाद एहसान साहब की से कोई मिलने वाले आ गए तो वो इन्हें और तैमूर को लिए ड्राइंग रूम में चले गए थे, जबकि असमत जहां ईशा की नमाज़ अदा करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी।
अनाबिया ने टेबल समेटने के बाद फटाफट कॉफ़ी बनाकर ड्राइंग रूम में भिजवाई और अपना कप उठाकर लॉन में आ गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अपना कप थामे तैमूर पीछे खड़ा था। ज़रूर, तैमूर ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ मुकाबिल कुर्सी पे बैठ गया। बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं आप, लेकिन मैं कॉफ़ी बगैर शक्कर और दूध के पसंद करता हूँ। इसकी तरफ देखते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। कितना अच्छा लग रहा था यूं खुली फ़िज़ा में चांदनी के साए तले अनाबिया के मुकाबिल बैठना, इसे देखना, इससे बातें करना। थैंक यू, आइंदा ख्याल रखूँगी। वो मध्यम सी मुस्कुराहट लिए नरमी से बोली तो तैमूर को लगा जैसे इर्द गिर्द बिखरी चांदनी मज़ीद चमक उठी हो। क्या मुझे आज इस पल अनाबिया के सामने अपने दिल की सच्चाई बयान कर देनी चाहिए? इसके रोशनी बखेरते चेहरे से नज़रें हटाते हुए तैमूर ने हाथ में पकड़ा कप लबों से लगाते हुए सोचा। क्या सोच रहे हैं आप? इसे अचानक खामोश होता देख के अनाबिया ने एक नज़र इसके चेहरे की जानिब देखा, जहाँ फैला तज़ब्ज़ साफ नज़र आ रहा था। मैं ये सोच रहा हूँ, कभी कभी इंसान का पहला अंदाज़ा कितना गलत साबित होता है। दिल ही दिल में जैसे किसी नतीजे पे पहुँचते हुए इसने अनाबिया की तरफ देखा। क्या मतलब? अनाबिया ने नासमझी के आलम में इसकी जानिब देखा तो तैमूर धीरे से मुस्कुरा दिया। मतलब ये कि पहली मुलाकात में आपकी शख्सियत का जो तासुर मुझ पे पड़ा था, वो बाद में बिल्कुल गलत साबित हुआ। आप इस अनाबिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जैसा मैंने आपको समझा था। और आपने मुझे कैसा समझा था? इसकी बात सुन के अनाबिया ने दिलचस्पी से पूछा। सच सुनना चाहेंगी या झूठ? तैमूर ने मुस्कुराहट दबाते हुए काफ़ी आखिरी घूंट लेकर कप मेज़ पर रख दिया। जाहिर सी बात है सच, अनाबिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर सच ये है कि मुझ पे आपका पहला इम्प्रेशन खासी रूड और ख़ुद पसंद लड़की का पड़ा था, और चूँकि मुझे बिला वजह के नखरे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने भी आपको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया था। और मज़े से अपने अव्वलीन एहसासात से लेकर अपनी हिकमत अमली तक बताते हुए बोला तो अनाबिया की हंसी छूट गई, और तैमूर जिसने पहली बार इसे यूं खिलकर हंसते हुए देखा था, एक पल को मबहूत सा हो गया। अच्छा, तो आप इसलिए इतने अकड़ रहे होते हैं, और मैं समझी थी कि आप हैं ही ऐसे। वो अपनी हंसी पे काबू पाते हुए शरारत से बोली। तो तैमूर ने महफूज होते हुए पूछा, कैसा? एरोगेंट, मगरूर और बदतमीज़। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बोली तो तैमूर का भारी कहका इर्द गिर्द गूंज उठा। तो ये तय हुआ कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इम्प्रेशन। वो इसे चमकती आंखों से देखते हुए बोला तो अनाबिया भी मुस्कुरा दी। हमारे केस में तो यही हुआ है। वो कंधों को हफीफ सी जुम्बिश देते हुए बोली तो तैमूर एक पल के लिए इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, लेकिन मेरे केस में सिर्फ यही नहीं हुआ। अच्छा, अनाबिया ने तजस्सुस से इसकी तरफ देखा। आपके भी केस में भला और क्या क्या हुआ है? इसने दिलचस्पी से पूछा। देखें अनाबिया, मैं बहुत प्रैक्टिकल और साफ गो किस्म का बंदा हूँ। लफ्ज़ों से खेलना, बातों में उलझाना मुझे नहीं आता। शुरू से ही मेरी ज़िंदगी के कुछ असूल रहे हैं जिन पे दौलत की फरावानी और हर तरह की आज़ादी भी असरअंदाज नहीं हो सकी, सिर्फ़ इसीलिए कि मुझे हर चीज़ अपनी हद में पसंद है। मैं न सिर्फ़ ख़ुद अपनी हद में रहना पसंद करता हूँ, बल्कि मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो पुरएतमाद और बावकार हों, जिनमें इतना सेंस हो कि वो अच्छे बुरे में तमीज़ करके अपने लिए हद मुकर्रर कर सकें। और आप में माशाल्लाह ये खूबी मौजूद है। बेहद ठहरे हुए लहजे में बोलता वो एक लम्हे के लिए रुका तो नाबिया की पलकें बेख्तियार झुक गईं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, और ना ही मेरी तरफ से आप पे किसी किस्म की कोई दबाव है। आप अपनी राय में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, लेकिन मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं, सिर्फ़ इसलिए कि आपको मेरी ज़ात काबिल एतबार लगे। तो मैं बखुशी आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं तो यकीन जाने मुझे आपसे कोई गिला नहीं होगा। मैं मोहब्बत से पहले आपकी इज़्ज़त करता हूँ अनाबिया, और जिन लोगों की इज़्ज़त की जाती है इनके लिए कभी बुरा नहीं सोचा जाता। इसलिए प्लीज़ आप बेफ़िक्र होकर इस बारे में सोचिएगा। आई होप आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना होगा। इसकी लरज़ती पलकों पे निगाहें जमाते हुए वो धीरे से उठ खड़ा हुआ था। अनाबिया की हैरान आंखें बेख्तियार दूर जाते तैमूर मिन्हाज की चौड़ी पुश्त पे जा ठहरीं।
चांदनी के अक्स में इसका लहजा ब लहजा आगे बढ़ता वजूद बेहद रोशन और मुनफरिद लग रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे इसकी सोच थी। इसमें कोई शक ना था कि जितना खूबसूरत इसका ज़ाहिर था, इतनी ही खूबसूरत इसकी सोच थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो इससे अपने दिल का रिश्ता इज़्ज़त की बुनियाद पे इस्तवार करने का ख्वाहिशमंद था। अनाबिया सारी रात सोचने के बाद बिलाखिर इस फैसले पर पहुंची थी कि इज़्ज़त की रदा में लिपटी इस मोहब्बत को ठुकरा के कुफरान नेमत नहीं करना चाहिए। तैमूर की सारी रात आंखों में कटी थी। वो नाबिया एहसान के सामने अपना दिल तो खोल के रखा आया था, मगर अब वक्त था कि कांटे नहीं कट रहा था। लेकिन इंतज़ार के ये लम्हे जहाँ बड़े जाँ गुसिल थे, वहीं पुरकैफ भी थे। इसी उम्मीद और नाउमीदी का दामन थामते हुए वो अगली शाम वहाँ पहुँचा तो अनाबिया को घर पे ना पाके इसका मुस्तरब दिल यकलख्त साकित हो गया था। तो ये है तुम्हारा फ़ैसला अनाबिया एहसान, लेकिन अगर तुम अपना ये फ़ैसला मेरे रूबरू मुझे सुनाती तो शायद मुझे इतना बुरा ना लगता जितना कि तुम्हारे इस पहलू तही के बाद महसूस हुआ है। लब भींचे वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुआ था। शदीद तैश के आलम में वो लंबे लंबे डग भरता गेट पार करने ही वाला था जब शुक्र के पुकारने पे इसने बेख्तियार पलट के देखा। साहब जी, ये नाबिया बीबी ने आपके लिए दिया था। भागकर इसके पीछे आते शुक्र ने हाथ में पकड़ा एक गुलाबी लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा तो तैमूर ने चौंकते हुए इस लिफाफे की जानिब देखा और फिर तेज़ी से इसे थाम लिया। शुक्र को जाने का इशारा करते हुए इसने वहीं खड़े खड़े बेताबी से लिफाफा खोलकर अंदर मौजूद पर्चा निकाल लिया। सूरज पर दस्तक देना आसान नहीं, अपना हाथ जला लेना आसान नहीं, चलकर अपने पाँव से खेलना गर्म शुआओं से आसान नहीं। जीवन के एक ऐसे दोराहे पर गुमसुम सी खड़ी हूँ मैं, इधर मुड़ूँ या उधर को जाऊँ, इस उलझन में पड़ी हूँ मैं। नई डगर को मुड़ जाना आसान नहीं, टूट के फिर से जुड़ जाना आसान नहीं। मेरे लिए ये फ़ैसला हकीकतन आसान नहीं, लेकिन चूँकि आपका पहला हवाला इज़्ज़त है, इसलिए ना जाने क्यों आप पे एतबार करने को दिल कहता है, इस यकीन के साथ कि आप कभी मेरे एतबार को बेअमान नहीं होने देंगे। अल्फाज या कोई ख़जाना। तैमूर को लगा था जैसे सारे ये जहाँ की खुशियाँ किसी ने एक पल में इसके दामन में डाल दी हों। चंद लम्हे बेशतर की अजियत और जलन आन वाहिद में धुआं बन के हवा में तहय्युल हो गई थी। तैमूर के हाथ में पकड़ी तहरीर पे चंद आंसू बेख्तियारी के आलम में आ गिरे तो वो जैसे माजी से हाथ छुड़ाता हाल में लौट आया। वो रो रहा था। कागज़ पे गिरने वाले कतरों को चौंक कर देखते हुए इसने हाथ बढ़ाकर अपनी आंखों को छुआ तो पलकों की नमी इसकी उंगलियों पे आन ठहरी, जिन्हें देखते हुए इसके लब बेख्तियार भींज गए। खाली नज़रों से अपनी उंगलियों को तकते हुए इसकी निगाहें दूसरे हाथ में थमी तहरीर पे पड़ी तो दिल में जैसे एक हुक सी उठने लगी। बेख्तियार एक बोझल सांस खींचते हुए इसने मैं हाथ में पकड़ा पर्चा बेदिली से साइड टेबल पे डाल दिया और धीरे धीरे कदम उठाता खिड़की में आ खड़ा हुआ, जहाँ दूर तक सवाए तारीकी और सन्नाटे के और कुछ ना था। इसने थक कर अपना सर खिड़की से टिकाते हुए जलती हुई आंखें मूंद लीं। मम्मी, आप मामू से बात कर लें, मैं माहीन से शादी के लिए तैयार हूँ। जूस का गिलास लबों से लगाते हुए तैमूर ने बिना किसी की तरफ देखते इंतहाई नॉर्मल लहजे में कहा तो एक पल को डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे तीनों अफराद को सांप सूंघ गया। क्या? अपनी तमाम तक हफ़गी बुलाए शीरी बेगम ने बेयकीन नज़रों से बेटे को तकते हुए बेख्तियार सामने बैठे शोहर की जानिब देखा, जो खुद भी हैरान से तैमूर का चेहरा देख रहे थे। कल सुबह जो कुछ हुआ था वो इनके सामने ही तो, मगर एक बात, मुझे शादी में किसी किस्म का हंगामा नहीं चाहिए। इनकी हैरत और सवाल दोनों नज़रअंदाज किए वो यकलख्त हाथ में पकड़ा गिलास टेबल पर रखते हुए नैपकिन से मुंह साफ़ करते हुए बोला। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बेतासुर था, यूँ जैसे वो अपनी नहीं बल्कि किसी और की शादी की बात कर रहा हो। कुछ गलत होने का एहसास निमरा के अंदर बड़ी शिद्दत से जागा था, जिसे महसूस करते हुए वो उलझने के साथ साथ खासी परेशान भी हो गई थी। जबकि शीरी बेगम की बेयकीनी तैमूर का अगला जुमला सुन के खुशगवार हैरत में तब्दील हो गई थी। आप एक दो दिन में मामू से मिलकर सारी बात तय कर लें, मैं अब इस मामले में मज़ीद ताख़ीर नहीं चाहता। अपनी बात मुकम्मल करता
वो बिना कुछ सुने उठकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया तो पीछे छाया तिलिस्म जैसे टूट गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तैमूर माहीन से शादी के लिए तैयार हो गया है। पुरजोश सी शीरीं बेगम माहीन पर जोर देते हुए बोली तो समरा माँ की तरफ देखते संजीदगी से बोली, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, इसलिए प्लीज़ आप अभी मामू से बात करने की गलती मत कीजिएगा। क्या मतलब? शीरी बेगम ने उलझ कर बेटी की जानिब देखा। मिनहाज साहब की नज़रें भी समरा की तरफ उठ गईं। मतलब ये मम्मी कि कल तक वो जिस लड़की का नाम नहीं सुनना चाहते थे, आज वो अचानक कैसे इससे शादी के लिए तैयार हो गए हैं? कुछ तो हुआ है ना, वरना हो सकता है इसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। शीरी बेटी की बात काटते हुए बोली तो समरा दिल गिरफ्ती से बोली, फॉर गॉड सेक मम्मी, कौन सी गलती? अनाबिया को पसंद करना या माहीन को ना पसंद करना, आप अच्छी तरह जानती हैं इन दोनों में से कुछ भी गलत नहीं। अपना लाइफ पार्टनर चुनने का इन्हें पूरा हक है। हाँ तो अब जब इसने खुद ही माहीन को चुन लिया तो तुम क्यों मना कर रही हो? समरा के लबों से बेख्तियारी गहरी सांस बरामद हुई। इसकी नज़रें बेख्तियार मिनहाज साहब की तरफ उठी थीं, जो इसे सर की हफीफ जुम्बश से तसल्ली देते हुए शीरी बेगम से मुखातिब हुए। समरा ठीक कह रही है, तैमूर के दिमाग में क्या चल रहा है इसे जाने बगैर तुम्हें कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। चंद दिन रुक कर तैमूर से इस बारे में दोबारा बात करो, और अगर वो अपने फ़ैसले पे कायम रहे तो बेशक इसी दिन जाके बात पक्की कर आना। वो संजीदा लहजे में गोया हुए तो शीरी बेगम दिल महसूस कर रह गईं, लेकिन चूंकि बात इनकी भी गलत नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी इन्हें इस बात में सर हिलाना पड़ गया। इनकी खामोशी इख्तियार करने पे समरा का बेचैन दिल जैसे ठहर सा गया। अनाबिया एहसान की इसके भाई की ज़िंदगी में क्या अहमियत थी, ये इसने इन गुज़रे 4 सालों में बखूबी जान लिया था। तैमूर की बेरंग ज़िंदगी ने इसे पहरों बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया था, और अब इसकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि इसका प्यारा भाई ज़िंदगी की तरफ लौट आए। लेकिन पूरी आमादगी और दिल की खुशी के साथ अनाबिया की बेहोशी पे इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने नर्वस ब्रेकडाउन की इतला देते हुए इसे दाखिल कर लिया था। इसकी हालत खासी नाजुक थी। अभी भी मोमिना इशा की नमाज के बाद हजत के नवाफिल अदा करके इसके पास आकर बैठी थी। मुख्तलिफ आयात इस पर पढ़ कर फूंकते हुए इसने आगे बढ़ के अपनी बहन की पेशानी चूमी थी, जिसका फूल सा नाजुक चेहरा बिल्कुल कमला कर रह गया था। इसकी बंद आंखों के गिर्द बड़े हुए हल्के देख के मोमना का दिल बेख्तियार कटने लगा था और आंखें नए सिरे से जलने लगी थी। कितनी मुश्किल से नाबिया की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने चला था कि तकदीर ने एक बार फिर सब कुछ तहस नहस कर डाला था। इनके बाबा महज चंद ही दिनों में बरसों के मरीज़ लगने लगे थे। इनके झुके शाने, थका हुआ चेहरा मोमिना को अंदर ही अंदर मारे दे रहा था, लेकिन वो इनके सामने हिम्मत से काम लेने पे मजबूर थी। मगर तन्हाई में इसका सब्र यूं ही जवाब दे जाया करता था, जैसे इस वक्त वो बेहौसला होके फूट फूट के रो पड़ी थी, अपनी प्यारी माँ को याद करते हुए। इसके दिल पे लगा ज़ख्म नए सिरे से रसने लगा था। जहन में इस वक्त तल्ख वक्त की जैसे एक फ़िल्म सी चलने लगी। ऑन को लगने वाली चोट को महीने से ऊपर हो गया था। इस दौरान एहसान साहब और अस्मत बेगम अनाबिया को लिए फ़क्त एक ही बार नवासे का हाल अहवाल पूछने मोमना की तरफ गए थे, और वहाँ जिस सर्द महरी से सब इनके साथ पेश आए थे, इसे देखते हुए मोमना ने खुद ही इन्हें दोबारा वहाँ आने से मना कर दिया था। गो कि इनके दोबारा ना आने पे भी मोमना को ढेरों बातें सुनाई गई थी, मगर इसने भी जैसे अपने लब सी लिए थे। इस दौरान घर वालों से इसका राब्ता सिर्फ फ़ोन तक महदूद होकर रह गया था। अस्मत बेगम ने इसे आदिल की नाराज़गी दूर होने तक मैके ना आने की हदायत की थी। मोमना बच्चों के बिना शोहर की खफगी मोल लेकर इनकी तरफ आती, ये इन्हें मंजूर ना था। बेटी की परेशानी और इसके ससुराल वालों के रवैये देखते हुए एहसान साहब ने अस्मत जहाँ के मशवरे से इन सब के लिए नवासे की सेहत याबी का बहाना करते हुए दावत का एहतमाम करने का फ़ैसला किया था। नाबिया को भी तनाव दूर करने का ये खासा मुनासिब मौका लगा था। मोमिना के इल्म में ये सब आया तो इसने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। इसके मना करने के बावजूद एहसान साहब खुद दावत का पैगाम लेकर इसके ससुराल आए थे। इन्हें उम्मीद थी कि इन लोगों की ये पेशरफ्त एक कदम साबित होगी, मगर मस्बत कदम साबित होगी। मगर ऑन की सेहतियाबी की खुशी में खाना जाहिदा बेगम ने तंजिया नज़रों से मुकाबिल बैठे एहसान साहब की तरफ देखना तो
مومنہ کا خون کھول اٹھا۔ ویسے آپ لوگ بھی کمال کرتے ہیں، نواسے کو دوبارہ دیکھنے کی تو زحمت نہیں کی اور اب اس کی صحت یابی کی خوشی میں کھانا کرنے چلے آئے ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں بھویں سکیڑتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کے لیے احسان فاروق کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنی سمدن کو کیا جواب دیں۔ خیر وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے نواسے کو پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن ہماری طرف سے تو آپ معذرت قبول کریں، ہم لوگ آپ کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ کیوں بہن، خیر تو ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ لوگ ہماری طرف نہیں آ سکتے؟ احسان صاحب نے پریشانی سے کہا۔ دیکھیں بھائی صاحب، میں صاف بات کرنے کی عادی ہوں، آپ کی بیٹی نے ہمیں ایسا کوئی سکھ نہیں دیا جو ہم دوڑ دوڑ کر آپ کی طرف آئیں۔ رہا عادل، اب تو اسے بھی بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پہ سجائے گویا ہوئی تو احسان صاحب کی پیشانی بہت کچھ کوشش کے باوجود بل آن ٹھہرے، جبکہ مومنہ مارے ضبط کے اپنا نچلا لب کاٹ کر رہ گئی۔ مثلاً کیا سمجھ میں آ گیا ہے؟ انہوں نے بے حد تحمل سے استفسار کیا، حالانکہ ان کی بات انہیں بے حد بری لگی تھی۔ یہ تو اب آپ اپنے داماد سے پوچھئے گا، میں کچھ کہہ دوں گی تو خواہ باتیں بنیں گی، پہلے ہی خاصی بری مشہور ہوں میں۔ انہوں نے دروازے سے اندر داخل ہوتے عادل کو دیکھا۔ عادل کے لٹھ مار انداز میں کیے گئے سلام کے باوجود وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو ناچار عادل کو بھی آگے بڑھنا پڑا۔ کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے دھیرے سے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ٹھیک، وہ ایک لفظ میں جواب دیتا ان کے مقابل رکھے صوفے پر ماں کے برابر جا بیٹھا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر ہی مومنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اندر سے ہی خاصی فارم میں بھیجا گیا تھا۔ بیٹا، تمہارے سسر ہم سب کو کھانے پہ انوائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ احسان فاروق کچھ کہتے زاہدہ بیگم اسی میٹھے لہجے میں بول اٹھیں۔ کیوں؟ وہ بجائے احسان صاحب کی طرف دیکھنے کے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو مومنہ کی درد میں ڈوبی نظریں بے اختیار باب کی جانب اٹھ گئیں۔ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے وہ بے اختیار اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تھپکنے لگے، لیکن آنسو اس تیزی سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے کہ سارا منظر دھندلا گیا۔ اون ماشاءاللہ سے صحت یاب ہو گیا نا، اس لیے وہ مسکرا کر بولی۔ اون کی صحت یابی سے ان لوگوں کا کیا تعلق؟ وہ اب بھی انہی نظر انداز کیے ماں سے بولا تو وہ فوراً ہی زاہدہ بیگم طنزیہ لہجے میں بولی، یہ تو اب انہی سے پوچھو۔ وہ ان کے جواب پہ مومنہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اون اولاد ہے میری اور یہ میرے ماں باپ ہیں، میں چونکہ غلطی سے آپ کی بیوی ہوں اس لیے ان لوگوں کا مجھ سے اور میرے بچوں سے وہی تعلق ہے جو آپ کے گھر والوں کا ہے۔ وہ ان لوگوں پہ زور دیتی غصے سے بولی تو عادل کی بھویں تن گئیں۔ دیکھیے آپ نے اپنی بیٹی کی زبان، اسے اتنی تمیز تو ہے نہیں کہ شوہر سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ وہ انتہائی تیز لہجے میں بولا۔ مومی تم خاموش ہو جاؤ بیٹا، احسان صاحب اتنا ہی کہہ سکے۔ کیسے خاموش ہو جاؤں بابا، میں اپنی بے عزتی تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر کوئی آپ کو آنسوؤں کی شدت نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تو احسان صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ ارے تو ہم نے کیا کہہ دیا تمہارے باپ کو جو تم یوں چہکوں پہکوں رونے بیٹھ گئی ہو؟ زاہدہ ہاتھ نچا کر بولی۔ باپ کے لیے تو ایک لفظ سننا گوارا نہیں، اور شوہر کو جو پہلے دن سے کبھی کسی نے ڈھنگ سے پوچھا نہیں، اس پہ تو آج تک سوال نہیں کیا۔ اس کی اتنی بڑی بات پہ مقابل بیٹھے احسان فاروق کے لیے مزید خاموش رہنا ناممکن ہو گیا۔ عادل بیٹا، یہ ڈھنگ سے پوچھنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو تمہاری عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، بلکہ تمہیں تو ہمیشہ داماد کے بجائے اپنا بیٹا مانا ہے۔ وہ دکھ سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے بولے تو وہ گردن کو خفیف سا جھٹکا دیتے ہوئے بولا، صرف منہ زبانی، ورنہ آپ میری بات یوں رد نہ کرتے۔ کون سی بات؟ انہوں نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا تو ان کے شانے سے لگی مومنہ خود کو سنبھالتی تیزی سے سیدھی ہوئی۔ بابا یہ آپ کی جائیداد میں سے میرا حصہ اپنے نام کروانا چاہتے ہیں، جو میں مار کے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی بات پہ جہاں احسان فاروق ہکا بکا رہ گئے، وہیں عادل کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ کمینی گھنی عورت، تو مجھ سے جھوٹ بولا کہ تمہارا باپ نہیں مان رہا؟ ہاں میں نے جھوٹ بولا، میرے باپ کی محنت کی کمائی آپ جیسے لالچی اور کم ظرف لوگوں کے لیے نہیں،
مومنہ کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ عادل چیل کی طرح اڑ کر اس کی جانب لپکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ مومنہ کو چھو پاتے احسان صاحب سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بہت ہو گیا تماشا عادل، میں ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ تم میری بیٹی پہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور میں چپ چاپ برداشت کر جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اپنی طبیعت کے برخلاف انتہائی غضبناک لہجے میں بولے، تو اٹھائیں اپنی اس بیٹی کو اور نکل جائیں میرے گھر سے، میں اب اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھے ہوئے بدتمیزی کی سب حدیں پار کر گیا۔ اس کی بات پہ احسان صاحب کا چہرہ مارے تحش کے سرخ پڑ گیا۔ شور شرابے کی وجہ سے گھر کے سبھی افراد ڈرائنگ روم کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں اگر جاؤں گی تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ روتی ہوئی مومنہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تو عادل نے تیزی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے پیچھے کو دھکیلا۔ وہ میرے بچے ہیں، تم اس گھر سے اکیلی ہی دفع ہوگی۔ عادل اس کی اس حرکت پہ احسان فاروق کا ضبط جواب دے گیا تو وہ بے اختیار تنبیہی انداز میں بولے، اتنے چھوٹے بچوں کا تم کیا دنیا کا کوئی قانون مان سے دور نہیں کر سکتا؟ اس لیے بہتری اسی میں کہ تم بچوں کو مومنہ کے ساتھ جانے دو۔ جانے دو بیٹا، ہمیں کیا پڑی ہے ناگن کی اولاد کو اپنے پاس رکھنے کی؟ زاہدہ نے لپک کر بیٹے کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ان جیسی چلاک عورت یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اتنے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا آسان نہ تھا، دن میں تارے نظر آ جانے تھے۔ مگر امی، وہ جھنجھلایا۔ ماں کی طرف پلٹا تو انہوں نے اس کے شانے کو تسلی امیز لہجے میں دبایا۔ جانے دو، ذرا اسے اور اس کے گھر والوں کو بھی تو آٹے دھال کا بھاؤ پتہ چلے۔ وہ ایک طنزیہ نظر احسان صاحب اور مومنہ پہ ڈالتے ہوئے ہوشیاری سے بولی۔ اسے جھاگ کی طرح بیٹھتا دیکھ کے سسکتی ہوئی مومنہ دیوانہ وار اندر کی طرف بھاگی اور اپنے دونوں بچوں کو متاع جاں کی طرح خود میں سموئے عادل حسن کی خواہش پوری کر گئی۔ بلکتی ہوئی مومنہ نے باپ کے ساتھ ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو گویا کوہرام مچ گیا۔ عصمت بیگم تو کتنی ہی دیر اسے خود سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں، لیکن جب تھوڑا سنبھلنے پہ احسان صاحب نے انہیں پوری بات بتائی تو وہ بھی بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئیں۔ جو لوگ اس کے باپ کے سامنے اس کا یہ حال کر رہے تھے، وہ تنہائی میں اس کا کیا حال کرتے ہوں گے، یہ سوچ کر ہی ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر وہ دونوں اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ 2-3 دن بعد عصمت بیگم اور احسان صاحب خود عادل سے کہیں باہر جا کے ملیں گے اور علیحدہ گھر کی تجویز رکھنے کے ساتھ ساتھ جائیداد میں سے مومنہ کا حصہ بھی ان دونوں کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی بیٹی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے، انہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مومنہ کو اپنے میکے میں آئے آج چھٹا دن تھا۔ اس دوران احسان صاحب نے 3-4 بار عادل کو فون کیا تھا، مگر دوسری جانب سے ان کی کال ہر بار کاٹ دی گئی تھی۔ اس کی اس بدتمیزی پہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے، مگر چونکہ بیٹی کا معاملہ تھا اس لیے حوصلے اور صبر سے کام لیتے ہوئے انہوں نے 1-2 روز مزید انتظار کرنے کے بعد اس کے آفس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی سوچ میں مستغرق وہ ناشتے میں مصروف تھے جب کال بیل کی آواز پہ شکور باہر کی جانب گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں مومنہ کے لیے ایک مہر بند لفافہ تھا جسے دستخط کرنے کے بعد مومنہ نے وصول کیا تھا۔ مومنہ نے لفافہ کھول کر اندر موجود کاغذ نکالا۔ جیسے جیسے مومنہ کی نگاہیں سطروں پہ سے پھسلتی گئیں ویسے ویسے اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں بے یقینی سے پھٹتی چلی گئیں۔ امی، بابا، عادل نے مجھے طلاق دی۔ وحشت زدہ سی مومنہ نے متحمل ہوتے ہوئے حواس کے ساتھ ماں باپ کی جانب دیکھا۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے کاغذ نکل کر ٹیبل پر گر گیا۔ ہائے ہائے میرے اللہ! عصمت جہاں نے بے اختیار اپنا دل تھاما تھا، جبکہ احسان فاروق دیوانہ وار اٹھ کر اس کاغذ کی جانب لپکے تھے جو ان سب کے لیے بربادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ انابیہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہکا بکا بیٹھی تھی۔ بابا، بابا، یہ سچ نہیں ہے بابا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا پاگلوں کی طرح۔ ان کا بازو ہلاتے ہوئے مومنہ بے قراری سے بولی تو ساکت کھڑے احسان فاروق جیسے ہوش میں آ گئے، کھینچ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے تڑپ کر رو دیے تھے۔ باپ کے آنسوؤں نے مومنہ کی ہر خوش فہمی بکھیر دی تھی۔ اس کی بے یقینی نے یقین کی سرحد کو چھوا تو گھر کے در و دیوار اس کی چیخوں سے لرز اٹھے تھے اور وہ وہیں باپ کے بازوؤں میں کسی ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہوئے ہوش و حرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔
किसी ने सही कहा है, इंसान जब किसी दुख में मुब्तला होता है तो सिर्फ इसी दुख का एहसास इसे नहीं रुलाता, बल्कि ख़ुद पे बीती हर तकलीफ़, हर बुरा वक्त नए सिरे से याद आकर आंसुओं में इजाफा कर जाता है। मोमिना भी बहन की तरह रोते रोते अपने गमों को याद करने बैठ गई थी। कोई शख्स इतना भी कम अकल और बेहिस कैसे हो सकता है, महज दूसरों के भाई ना सिर्फ अपना घर तबाह कर ले बल्कि अपने बच्चों को भी दुनिया के सर्द व गर्म झेलने के लिए तन्हा छोड़ दे। आने वाली सुबह एहसान साहब और मोमिना के लिए खुशियों की नवीद लेकर आई थी। नाबिया को होश आ गया था। बेइख्तियार सजदा शुक्र अदा करते हुए वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लिपट गए थे। डॉक्टर्स चंद ज़रूरी टेस्ट लेने के बाद ही नाबिया को रूम में शिफ्ट करने का इरादा रखते थे। शादी के 5 साल बाद समरा की नंद अनम के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश पर निमरा इससे मिलने अस्पताल पहुंची। अनम और इसके बच्चों से मिलने के बाद समरा बाकी सबके साथ बाहर निकली तो ध्यान बेख्तियार मुहिब की खांसी की तरफ चला गया। वो अहमर के साथ मुहिब को लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए मुड़ी तो बाईं तरफ के बजाय दाईं तरफ मुड़ गई। वहाँ आईसीयू से किसी मरीज़ को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था। एक तरफ हटते हुए इसकी नज़र पीछे आते डॉक्टर्स के साथ चलते अफराद की जानिब उठी और एक पल के लिए बुरी तरह उलझ गई। सामने मौजूद 3-4 चेहरों के दरमियान वो चेहरा इसे ना जाने क्यों जाने पहचाने से लगे। बगौर इनकी जानिब देखते हुए इसकी पुरसोच निगाहें यूं ही वार्ड बॉयज़ के दरमियान मौजूद स्ट्रेचर्स पर दराज वजूद से टकराईं तो वो पूरी जान से कांप गई थी। ये तो अनाबिया है। स्ट्रेचर पे दराज कमज़ोर और जर्द चेहरे को पहचानना, वो भी 4 साल बाद, गो कि इतना आसान तो ना था, लेकिन न जाने कैसे इसने ये मरहला महज एक लम्हे के लिए तय कर लिया था। इसे वहीं बुत बना देख के कदरे आगे को खड़ा अहमर वापस पलटा था। अहमर, ये वही लड़की है जिसे तैमूर भाई पसंद करते थे? वो आगे जाते स्ट्रेचर की जानिब इशारा करते हुए तेज़ी से बोली तो अहमर भी चौंक गया। आप प्लीज़ पता करवाएं इसे क्या हुआ है। वो अहमर का बाजू थामते हुए मुस्तरिब सी बोली तो वह हैरान सा इसका चेहरा तकने लगा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा आओ मालूम करते हैं। वो समरा का हाथ थामकर ऑन ड्यूटी स्टाफ की तरफ बढ़ गया, जहां इन्हें मालूम हुआ कि अनाबिया को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और अब वो रूम नंबर 105 में शिफ्ट कर दी गई है। समरा का बोचल दिल बेख्तियार छलक उठा। मैं नहीं जानती कि अनाबिया को क्या परेशानी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो दोनों खुश नहीं। अहमर खुश नहीं। इसके बाजू से पेशानी टिकाए वो बेख्तियारी के आलम में रो पड़ी। रूम नंबर 105 के बाहर खड़े इसे न जाने कितनी देर हो गई थी, मगर अंदर जाने की हिम्मत मुजतमा नहीं हो पा रही थी। अनाबिया और इसके घर वालों के रद्द अमल का सोचकर इसे सख्त घबराहट हो रही थी। लब चबाते वो शदीद ज़हनी दबाव के आलम में दरवाज़े को खड़ी देख रही थी, जब अचानक दरवाज़ा खुला और अपने ध्यान में बाहर निकलती मोमिना ठटक कर इसके मुकाबिल रुक गई थी। मुकाबिल ने इसे पहचान लिया था और पहचान का एहसास होते ही इसकी पतेलियाँ पसीज गई थी। अस्सलाम वालेकुम। थूक निकलते हुए इसने अपनी घबराहट पे काबू पाने की कोशिश की। वालेकुम अस्सलाम, मोमिना ने जवाब दिया और एक तरफ होकर समरा को अंदर जाने का रास्ता दिया। वो झिझकती हुई कमरे में चली आई, जहां सामने बेड पर आंखें बंद किए अनाबिया को देख के इसके बोझल कदम बेख्तियार रुक गए थे और नज़रें इसके कमज़ोर चेहरे पे जैसे जम सी गई थीं। अनाबिया को कुछ देर पहले दवा दी थी, इसलिए वो सो रही है। चंद लम्हे यूं ही गुजरने के बाद मोमिना ने धीमे लहजे में इसे मुत्तला किया इसकी बात पे। जहां समरा की महवियत टूटी, वहीं इसके मुंतशर असाब और घबराए हुए दिल को थोड़ी तसल्ली हुई थी और अब कदरे हौसले से मोमिना से बात करने की हिम्मत कर सकी थी, वरना नाबिया का सामना करने की सोच ने तो इसे ख्वास बाख्ता कर दिया था। इन्हें हुआ क्या है? वो झिझकते हुए मोमिना से मुखातिब हुई तो वो इसके घबराए हुए चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, बिया का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। इसके जवाब पे समरा ने एक निगाह नाबिया के चेहरे पर डालते हुए बेचैनी से अपनी उंगलियां चटखाई थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो इस नर्वस ब्रेकडाउन की वजह कैसे पूछे। ऐसा क्या हुआ था जो वो एक लख्ते को मुनासिब अल्फाज तलाश के लिए रुकी थी कि मोमिना ने इसकी बात काट दी। तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया? भाई? इसने उलझकर मोमिना की जानिब देखा। तैमूर भाई का इस सब से क्या ताल्लुक़?
اس کے چہرے اور آنکھوں سے چھلکتی الجھن اور حیرت نے مومنہ کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ تم یہاں اسپتال کس سلسلے میں آئی ہو؟ چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا۔ میں تو یہاں اپنے ہسبینڈ اور سسرال والوں کے ساتھ آئی ہوں۔ میری نند ایڈمٹ ہے یہاں۔ وہ لج کر گویا ہوئی تو مومنہ بے اختیار خاموش ہو گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ تیمور نے انابیہ کا پتہ لگوا کر سمرا کو یہاں بھیجا تھا۔ جب ہی تو اس نے بنا کوئی سوال کیے اسے کمرے میں آنے دیا تھا کہ باہر کیف وہ ان کا محسن تھا۔ لیکن اب بھلا وہ اپنی کہی بات کو کیسے سنبھالے گی؟ لیکن آپ نے یہ کیوں سمجھا کہ میں یہاں تیمور بھائی کے کچھ بتانے پہ آئی ہوں؟ کیا وہ نابیہ کی حالت کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا وہ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں؟ مضطرب سی وہ مومنہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مومنہ کے منہ سے تیمور کا ذکر سن کے اس کی تو خیرت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں، وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ پھر آپ نے تیمور بھائی کا نام کیوں لیا؟ میرے پاس تمہارے اس سوال کا کوئی جواب نہیں، اور پلیز مجھے ڈاکٹر سے ملنے جانا ہے، اس لیے مزید تمہارے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے تیز قدموں سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ مومنہ کا یوں کنی کترا کے نکل جانا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ تیمور کی ذات کہیں نہ کہیں اس سارے معاملے میں شامل ضرور تھی۔ اس نے اچانک ماہین کے لیے ہاں کر کے ان سب کو حیران کر دیا تھا۔ کیا گھرک دھندا تھا اور یہ کیسے سلجھنے والا تھا؟ وہ حقیقتاً بری طرح الجھ گئی تھی۔ اسپتال سے نمرا کی واپسی انتہائی اضطراب کے عالم میں ہوئی تھی، جس کو دور کرنے کا واحد حل اس کے پاس صرف یہی تھا کہ وہ فوراً تیمور سے اس بارے میں بات کرے۔ گو کہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ بھی مومنہ کی طرح اسے کچھ بھی بتانے سے انکاری ہو جاتا، مگر پھر بھی وہ ہر حال میں سچ جاننا چاہتی تھی، اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کی بار اس موضوع کو کس رخ اور کس انداز سے زیر بحث لائے گی۔ یہ تھا اس کا آج کا پارٹ۔ انشاءاللہ میں کل اس کا آپ کو دوں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور اپنا فیڈ بیک بھی کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں۔